गुड मॉर्निंग ऑल। हमने एक सीरीज़ शुरू करी थी जिसमें हमने ओल्ड पेपर हैं वो सोल्व करे थे 2017 से 2023 के बीच तक के। तो उससे पहले वाली वीडियो में हम 2023, 22, 2020, 2017 और 18 के क्वेश्चन पेपर सोल्व कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम 2021 का इकोनॉमिक्स का पेपर क्लास 12 का सोल्व करेंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का चर है? मांग की लोच, मुद्रास्फीति, लगान का सिद्धांत, वस्तु की कीमत। तो जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो मुद्रास्फीति का अध्ययन करता है, जबकि वस्तु की कीमत है, मांग, लगान का सिद्धांत है या मांग की लोच है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के चर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मांग में वृद्धि निम्न में से किसके कारण होती है? पूरक वस्तु की कीमत में कमी की वजह से, उपभोक्ता की आय में वृद्धि से, प्रतिस्थापित वस्तु की कीमत में वृद्धि से, उपरोक्त सभी। तो जो मांग में वृद्धि होती है वो कीमत के अलावा अन्य तत्वों में चेंज होने से होती है। तो इनमें से जो तीनों हैं, पूरक वस्तु की कीमत, पूरक वस्तु की कीमत में जब कमी आती है तब भी वस्तु की मांग बढ़ती है, उपभोक्ता की आय बढ़ती है तब भी मांग में वृद्धि होती है, और प्रतिस्थापित वस्तु की कीमत में जब वृद्धि होती है तब भी मांग में वृद्धि होती है। तो जो आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जब सीमांत आय MR शून्य है तब TR न्यूनतम होता है, TR शून्य होता है, TR अधिकतम है, TR MR बराबर होते हैं। तो जब MR शून्य होता है उस टाइम पे TR अधिकतम होती है। तो जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, स्थिर लागत कौन सी है? बिजली बिल, कच्चे माल के खर्चे, दैनिक मजदूरों की मजदूरी, स्थिर पूंजी पर ब्याज। तो जो फिक्स कॉस्ट है, स्थिर लागत है, वो है स्थिर पूंजी पर ब्याज, नाम से ही पता चल रहा है। जबकि जो बिजली का बिल है या कच्चे माल के खर्चे हैं, दैनिक मजदूरों की मजदूरी है, वो परिवर्तनशील लागत है। जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा ये खर्चे भी बढ़ेंगे, जबकि जो स्थिर पूंजी पर ब्याज है वो समान रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो जो आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, जब कीमत में 18% वृद्धि होने के कारण पूर्ति में 27% वृद्धि होती है तो पूर्ति की लोच होगी 1.5, 0.5, 3.5, 2.5। तो कीमत में चेंज होने से पूर्ति में जो चेंज होता है उसे पूर्ति की लोच कहते हैं। फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, चेंज इन प्राइस 18% जो दिया हुआ है, और चेंज इन क्वांटिटी। तो जब हम इसको क्रॉस करेंगे, प्राइस में चेंज होने से पूर्ति में कितना चेंज होता है? चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो हम इसको करते हैं 9 से, 9 दूनी 8, 9 तिये 27, और जब इसको आगे क्रॉस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 1.5 होगा। तो जो आंसर है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो जो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता है वो होता है प्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान यानी कि सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा बैंक केंद्रीय बैंक करेंसी जारी करने के लिए अधिकृत है? केंद्रीय बैंक, व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो करेंसी जारी करने का अधिकार है वो केंद्रीय बैंक के पास है। तो जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8, सही समीकरण चुनिए। APC इक्वल है डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई, जो कि रोंग है। MPC इक्वल है 1/1 माइनस APC, ये भी गलत है। K इक्वल है 1/1 माइनस MPC, ये सही है। D है K इक्वल है 1/1 माइनस MPS, ये भी रोंग है। तो जो सही आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन 8 में हमें सही समीकरण चुनना था, तो जो समीकरण सी है वो सही है, जबकि जो अन्य है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 9, केंज के अनुसार AD और AS के मध्य संतुलन की अवस्था के अंतर्गत होगा? अपूर्ण रोजगार, पूर्ण रोजगार, पूर्ण रोजगार से अधिक संतुलन, उपरोक्त में सभी। तो केंज के अनुसार AD और AS में जो संतुलन हो सकता है, चाहे उस टाइम इकोनॉमी में पूर्ण रोजगार है या पूर्ण रोजगार है, तीनों सिचुएशन हो सकती है। तो जो आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट के उद्देश्य है? आय व धन का पुनर्वितरण, आर्थिक स्थिरता, ए और बी दोनों, सार्वजनिक उद्यम को निजी क्षेत्र में परिवर्तित करना। तो जो सरकार बजट का उद्देश्य होता है वो आय और धन का पुनर्वितरण करना होता है, साथ में आर्थिक स्थिरता लानी होती है। तो जो आंसर होगा वो सी होगा। सार्वजनिक उद्यम को निजी क्षेत्र में परिवर्तित करना सरकार के बजट का उद्देश्य नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 11, वस्तु विनिमय की स्थिति उस अवस्था में होती है जहां वस्तु का विनिमय वस्तु के रूप में होता है।
वस्तु के बदले में वस्तु का ही लेन देन होता है। तो जो आंसर होगा वो ए होगा, वस्तु के बदले में वस्तु का विनिमय। वस्तु के बदले में वस्तु का विनिमय न होना वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं कहलाती। वस्तु के बदले धातु का परिवर्तन भी वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं कहलाती। तो जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से व्यापार संतुलन में शामिल नहीं की जाती सेवाओं का आयात निर्यात, देशों के मध्य ब्याज और लाभांश का भुगतान, सैलानियों द्वारा किया गया खर्च, उपरोक्त सभी। तो जो व्यापार शेष है उसमें वस्तुओं को शामिल किया जाता है, ना कि सेवाओं को, ना ही ब्याज को शामिल किया जाता है। सैलानियों पर जो किया गया खर्च है वो भी व्यापार से संतुलन का पार्ट नहीं होती। तो जो आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी व्यापार से इसमें सिर्फ वस्तुओं का लेन देन शामिल होता है। फिलिंग द ब्लैंक क्वेश्चन, राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज नामक पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई है। तो जो राष्ट्रों के धन की प्रकृति की जो खोज है वो एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई थी। राष्ट्रों के धन एवं प्रकृति की खोज एडम स्मिथ, जिसको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, उन्होंने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 14, वस्तु की आवश्यकता संतुष्ट करने की शक्ति को डैश कहा जाता है। तो किसी भी वस्तु का वह गुण जो या वो शक्ति जो मनुष्य की आवश्यकता को संतुष्ट करती है उसे हम उपयोगिता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पेप्सी और कोक डैश वस्तु के उदाहरण है। तो जो पेप्सी और कोक है वो प्रतिस्थापित वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट गुड्स के एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 16, परिवर्तनशील अनुपात का नियम डैश में लागू होता है। लो ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो ऑपरेट होता है अल्पकाल में। क्वेश्चन नंबर 17, जब औसत लागत एसी घट रही होती है तो सीमांत लागत यानी कि एमसी वक्र औसत लागत वक्र के ऊपर होता है या नीचे। तो जो जब एसी वक्र है वो घट रहा होता है यानी कि नीचे की तरफ होता है, तो जो एमसी वक्र है वो भी एसी वक्र से नीचे होता है। तो जो आंसर होगा वो होगा नीचे। क्वेश्चन नंबर 18, पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर डैश होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर ए आर होता है एम आर के और वो ओ एक्स के पैरेलल होते हैं। ए आर में और एम आर में कोई डिफरेंस नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19, वह कीमत जहां मांग और पूर्ति डैश होती है संतुलित कीमत कहलाती है। तो जहां मांग और पूर्ति बराबर होती हैं जिस कीमत पर, उसे हम संतुलित कीमत कहते हैं। तो यहाँ होना चाहिए मांग और पूर्ति समान हो या बराबर हो। क्वेश्चन नंबर 20, द्वैधिकार बाजार में डैश विक्रेता होते हैं। नाम से ही पता लग रहा है द्वैधिकार में दो विक्रेता होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, रोजगार के सिद्धांत का अध्ययन डैश के अंतर्गत किया जाता है। तो रोजगार के सिद्धांत का जो अध्ययन किया जाता है वो समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र का जो दूसरा नाम है वो आय व रोजगार का सिद्धांत भी है। क्वेश्चन नंबर 22, व्यक्तिगत प्रयोज्य की गणना करने के लिए व्यक्तिगत आय में से डैश करों को हटाया जाता है। तो व्यक्तियों पर जो कर लगते हैं उसको हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो प्रयोज्य निकालने के लिए व्यक्तियों की व्यक्तिगत आय में से हम प्रत्यक्ष कर को माइनस करते हैं। तो जो आंसर होगा वो होगा प्रत्यक्ष कर। क्वेश्चन नंबर 23, डैश क्षेत्र वह क्षेत्र है जो सेवाएं प्रदान करता है। तो जो तृतीय का क्षेत्र है वो सेवाएं प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 24, डैश मुद्रा में शामिल होते हैं। तो करेंसी और बैंक जमा को मुद्रा में शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, साख गुणक इक्वल होता है मांग जमा डिवाइड नगद जमा या नगद जमा डिवाइड मांग जमा। तो जो साख गुणक है क्रेडिट मल्टीप्लायर होता है वो होता है डिमांड डिपॉजिट डिवाइड कैश डिपॉजिट। क्वेश्चन नंबर 26, परंपरावादी रोजगार के सिद्धांत के अनुसार डैश एक सामान्य अवस्था है। परंपरावादी रोजगार सिद्धांत के अनुसार पूर्ण रोजगार है वो एक सामान्य सिचुएशन होती है। क्वेश्चन नंबर 27, कुल खर्चे अगर ज़्यादा है कुल प्राप्ति से, टोटल एक्सपेंडिचर है वो टोटल रिसिप्ट से ज़्यादा हो रहा है तो उसे हम घाटे का बजट कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, व्यापार संतुलन के अंतर्गत केवल दृश्य मदें शामिल होती हैं। दृश्य मदों को हम वस्तुओं के रूप में देखते हैं। ये हमने ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन में भी किया था। आगे ट्रू एंड फॉल्स है। अर्थशास्त्र के सिद्धांत नामक पुस्तक 1890 में प्रकाशित हुई थी, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30, दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को काट सकते हैं, ये फॉल्स है। दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते।
Two indifference curve never cut each other. क्वेश्चन नंबर 31, प्रतिस्थापित वस्तुओं की मांग लोचदार होती है, ये ट्रू है। अगर जो गुड्स हैं वो सब्स्टिट्यूट्स गुड्स हैं तो उनकी जो मांग होगी वो ग्रेटर देन इलास्टिसिटी होगी। प्रतिस्थापित वस्तुओं की जो मांग होगी वो इकाई से अधिक लोचदार होगी। क्वेश्चन नंबर 32, पूर्ति और स्टॉक में कोई अंतर नहीं होता, ये रॉन्ग है। पूर्ति और स्टॉक दोनों अलग अलग होते हैं। जो पूर्ति है वो स्टॉक का एक पार्ट होती है, तो जो ये आंसर होगा ये फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज व्यक्तिगत आय में शामिल होता है, ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 34, घटते प्रतिफल का नियम कृषि पर लागू होता है, ये भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 35, मुद्रा में केवल करेंसी नोट शामिल होते हैं, ये रॉन्ग है। मुद्रा में केवल करेंसी नोट नहीं शामिल होते बल्कि मांग जमाएं भी शामिल होती हैं। मुद्रा में करेंसी नोट, सिक्के और मांग जमाएं शामिल होती हैं, तो ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 36, व्यापारिक बैंक साख का निर्माण नहीं कर सकते, ये भी फॉल्स है। जो व्यापारिक बैंक है वो साख का निर्माण करते हैं। अभी फॉर्मूला भी आया था क्रेडिट फॉर्मेशन का। क्वेश्चन नंबर 33, खुली अर्थव्यवस्था है में एडी यानी कि एग्रीगेट डिमांड है वो उपभोग प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस सरकारी खर्च एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होती है, यानी कि कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होती है। ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 38, कर एक अनिवार्य भुगतान है, ये बिल्कुल ट्रू है। जो टैक्स है वो एक लीगल पेमेंट है, वो सभी व्यक्तियों को देनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 39, सरकारी बजट प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत किया जाता है, ये भी ट्रू है। लास्ट क्वेश्चन, एक देश का भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित रहता है, ये भी सही है। आज के इस लेक्चर में हमने 2021 में जो इकोनॉमिक्स का पेपर आया था उसको सोल्व किया था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।